ऑफ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। हमने अभी अभी आपके सामने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, व्हाट इज द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। मींस दो फेज में, यानी कि फर्स्ट फेज होता है आपका क्या स्टूडेंट्स, ग्रोइंग, अनदर वन इज श्रिंकिंग। दोनों फेज में जो लॉकिंग प्रोटोकॉल होता है दैट वाज शेयर्ड प्रोटोकॉल एंड एक्सक्लूसिव प्रोटोकॉल। शेयर्ड प्रोटोकॉल को हम एस ए जो कि रीड ऑनली होते हैं, एक्सक्लूसिव जो रीड राइट में यूज होता है। दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ ये जो टू फेज होता है स्टूडेंट्स, इस टू फेज के अंदर आपका कुछ ड्रॉबैक रह जाता है। हालांकि ये सीरियल सीरियल बना सकते हैं, सीरियल होता है, बट सीरियल बनाने से पहले भी आपको कुछ ड्रॉबैक निकालना पड़ता है। जो ड्रॉबैक रहता है, हमें स्टूडेंट सारे पॉसिबिलिटीज, सारे आइडियाज को लेके चलना चाहिए, क्योंकि सारे पॉसिबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस दिस वीडियो, दैट इज व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या क्या ड्रॉबैक होता है। मेनली स्टूडेंट्स तीन प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट वन इज कास्केडिंग, and second one is deadlock, another one is starvation। स्टूडेंट्स कास्केडिंग को हम ऑलरेडी जान चुके हैं। कास्केडिंग का मतलब एक ऑर्डर चल रहा है पैरेलल में, दूसरा ट्रांजेक्शन में भी चल रहा है, तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है, पैरेलल में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है। दोज आर कास्केडिंग। आप जैसे कोई एप्लीकेशन विंडो काम करते हो तो आप कहते हो कास्केड विंडो में कर रहे हैं, मतलब पैरेलल में आप बहुत सारे ऑपरेशंस को करवा रहे हो, बट एक दूसरे को आपने वेट करा रहे हो। कास्केडिंग अगर कहीं रह रहा है, कास्केडिंग रहने से भी आपका ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। स्टूडेंट अल्टीमेटली वी वांट टू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन। अगर आप एक को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो दूसरे को चांस मिल जाएगा कि मैं भी एग्जीक्यूट हो जाऊं, और अगर एक होल्ड हो चुका है तो दूसरे को वो वेट करा रखे हैं, तो वो एक परेशानी की बात है। दैट्स व्हाई आई हैव सेड 2PL ensures serializability, but there are still some drawback of the 2PL. I have written this that problems, that drawback cascading there. I have given you a diagram also, and through this diagram, I think you can understood every thing what I am going to discuss with you regarding the cascading. Student, there are three transactions T1, T2 and T3, और मैंने एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया 1 2 3। इस टाइमलाइन में अपन बढ़ रहे हैं, स्टेप्स भी मान सकते हैं इनको आप। इनके अंदर एलपी का मतलब लॉक पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहां मेंशन कर रखा है एलपी या लॉक पॉइंट। व्हाट इज रीड ए एंड व्हाट इज राइट ए, वो हमने कलरफुल के तरीके से इनको अलग अलग दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, लॉक एक्स ए मतलब शेयर्ड लॉक, सॉरी एक्सक्लूसिव लॉक यूज हुआ है, तो यहाँ रीड ए एंड राइट ए ऑपरेशन, मैंने एक रीड ए कर लिया, एक राइट ए कर लिया। हो सकता है रीड और राइट के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है, समथिंग डेटा विल बी इंक्रीमेंटेड और मॉडिफाइड, डिक्रीमेंटेड, व्हाटएवर, वो हम नहीं लेके चल रहे हैं, बट रीड ए एंड राइट ए मैंने करा लिया, जिसके लिए मैंने एक्स से लगाया। तो एक्स ए की ड्यूरेशन में यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। नाउ राइट ए के बाद मैंने यहाँ पे लॉक एस बी कर लिया, मैं दूसरी डेटा आइटम में काम कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, और लॉक पॉइंट लगा दिया। मैं मीन्स इसके बाद मेरा ग्रोइंग जो आपका फेज है वो खत्म हो चुका है, यानी कि अब आप लॉक यूज नहीं करेंगे इस ट्रांजेक्शन के अंदर। Am I right students? Now I have used read B, और रीड बी के बाद मैंने क्या किया, अनलॉक कर दिया ए को और अनलॉक कर दिया मैंने बी को। बी एक्स ए, इसका मैंने यहाँ पे रीड ए हुआ था, राइट ए हुआ था, तो इसका यहाँ अनलॉक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है आपका लॉक बी लगाया था और लगा के रीड भी किया था, एस बी है ये, सॉरी एक्स। यहाँ देखिए एक्स इसलिए लिया था क्योंकि रीड राइट दोनों था। यहाँ एस इसलिए लिया स्टूडेंट्स क्योंकि आपका ओनली रीड है, दैट मीन्स शेयर्ड है ना। और अब आप इसने अनलॉक और दोनों को अनलॉक कर दिया। आफ्टर दैट अब हम यूज कर सकते, कोई परेशानी नहीं है। लॉक एक्स ए मैंने यूज किया स्टूडेंट्स, राइट, और ये इसका लॉक पॉइंट लगा दिया। यहां पे हमने रीड राइट दोनों कर लिया, एक से लगा दिया, यहां अनलॉक कर दिया, यानी कि श्रिंक आपका यहां पे हो गया। श्रिंक जो आपका फेज है, यहां इसका श्रिंक फेज हो गया। फिर हमने इसके बाद तीसरी ट्रांजेक्शन लेते, यहां हमने एस ए बिल्कुल कर सकते हैं, और ये आपका जो है रीड ए हो गया, ये इसका लॉक पॉइंट था। अब स्टूडेंट समस्या बात ये है, इसके बाद घटना ऐसा हुआ 12 नंबर स्टेप के बाद आपका जो ये ट्रांजेक्शन T1 चल रहा था, यहां ट्रांजेक्शन चलते चलते यहां फेल हो गया।
स्टूडेंट आप जानते हैं, जो फेल हो जाता है तो आपका क्या होगा, ये सब क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। बट इनमें आपने कहीं कमिट यूज नहीं किया, आपने कहीं पे कमिट यूज नहीं किया। तो अगर ये रोल बैक हो गया तो पुराना डेटा में वापस आ गया। पुराना डेटा मतलब ए का स्टार्टिंग वैल्यू जो भी था स्टूडेंट्स, और बी का स्टार्टिंग वैल्यू जो भी था, वो आपको मिल जाएगा वापस पुराना डेटाबेस। तो ऑब्वियसली अगर आपने यहां कमिट नहीं किया तो इसके बाद ये भी रोल बैक हो जाएगा, ये भी रोल बैक हो जाएगा। एम आई टेकिंग, आई एम, यू आर टेकिंग माई पॉइंट। तो कैस्केडिंग रोलबैक का मतलब होता है, अगर एक रोलबैक हो रहा है स्टूडेंट्स, तो दूसरा भी रोलबैक होगा, तीसरा भी रोलबैक होगा। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग रोलबैक। और कैस्केडिंग रोलबैक यहां पॉसिबल है। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक परेशानी की बात है कि इस केस में सभी रोलबैक हो गया, तो दैट मीन्स आपका क्या है, जो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है उसका एक ड्रॉबैक है। अगर यहां आपने कमिट कर लिया होता तो मैं कह सकता हूं कि इसमें तो आपका बार बार जो सारे ट्रांजेक्शन किया है, सारे प्रोसेसेस जो भी चला है स्टूडेंट्स, दोज ऑल द प्रोसेसेस हैज बीन रोल्ड बैक, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ए ड्रॉबैक फॉर दैट मोमेंट। Here we have written that read A in the T2 and T3 denotes dirty read. T2 और T3 में जो रीड है वो डटी रीड है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट रीड किया है। बिकॉज ऑफ राइट ए इन T1, ये रीड किसको करेगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इस राइट का ही यहाँ रीड है, इस राइट का, ये जो राइट है इसी का ये रीड है। एम आई राइट? So that's why we have written that that is the dirty read there. Now student, take a moment to analyze the schedule. Yes, you are correct, because the dirty read in T2 and T3 in line 8 and 12, जो कि dirty read हो रहा है यहाँ पे, respectively when T1 failed, क्योंकि डटी रीड है, डटी रीड का मतलब क्या है, वो किसी और का राइट को रीड कर रहा है। तो वो जब फेल हो गया तो उसकी जो राइट किया हुआ था वो कहां है, वो भी गायब हो गया। तो ऑब्वियसली ये जो रीड आपने किया था ये भी रोल बैक हो जाएगा। तो आई हैव टेकन द स्केलेटन ऑफ दिस शेड्यूल एज एग्जाम्पल बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड दैट इट्स केप्ट सिंपल, and when explained with real time transaction problem with many variables it becomes very complex। obviously अगर आपने a और b दो ही लिया है हमने स्टूडेंट, और भी बहुत सारे लिया तो सारे रोल बैक होते जाएंगे, and hence this is called as cascading rollbacks are possible in two phase log based protocol। वहां कैस्केडिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हर डेटा हर ट्रांजेक्शन रोल बैक होता जा रहा है, जो आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा, सिस्टम को बिजी कर देगा, सबको बार बार रोल बैक करता जाएगा तो सिस्टम बिजी हो जाएगा। सारे ट्रांजेक्शन रोल बैक होना स्टूडेंट्स इससे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो आपको सिस्टम को हैंग कर सकता है, राइट। एंड द सेकेंड इज स्टारवेशन। Students, see the problem, starvation problem. Here, starvation is the situation when a transaction needs to wait an indefinite period to acquire a log। आपको एक जो वेट करा रहा है वो वेट ही करता जा रहा है, क्योंकि दूसरे ने उस रिसोर्स को होल्ड कर रखा है। एंड फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द स्टारवेशन, क्योंकि ये इंडिफिनाइट टाइम तक हो जाता है स्टूडेंट्स, व्हेन वेटिंग स्कीम फॉर लॉक्ड आइटम्स इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड। मैंने जैसे कि बताया, जो आपका लॉक आइटम है वो आपने मैनेज नहीं कर रखा है ढंग से, यानी कि लॉक और अनलॉक का जो प्रोसीजर है, एक लॉक होगा जब तक दूसरा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने ये कह दिया भैया एक से लगा चुके हैं, फिर अगेन एक से लगा रहा, वो पॉसिबल नहीं है, लग नहीं सकता, बट आपने मैनेज ही नहीं कर रखा। इन द केस ऑफ रिसोर्स लीक, स्टारवेशन इन सब रीजंस पे हो सकता है स्टूडेंट्स। द सेम ट्रांजेक्शंस इज सिलेक्टेड एज ए विक्टिम रिपीटेडली। एक ही ट्रांजेक्शन को आप बार बार दूसरी तीसरी तरीके से रिपीटेडली करवाना चाहते हैं। ये दोज ऑल आर द प्रॉब्लम फॉर द ट्रांजेक्शन स्टारवेशन। एंड स्टारवेशन, ड्यू टू स्टारवेशन 2PL ड्रॉबैक हो जाता है, एक सर्टेनिटी रूल्स के कारण इसका जो है परेशानी आ जाता है ड्यू टू दिस, और इंडिफिनाइट स्टेट में चला जाता है। मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि जो होल्ड कर रखा है उसको दूसरा वेट कराना ही चाहता है, और वेट कर रहा है, उसको सोच रहा है कि दूसरा छोड़ देगा, वेट करते रहो। दैट इज द प्रॉब्लम। एंड द थर्ड और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज डेडलॉक प्रॉब्लम। ड्यू टू डेडलॉक ऑल्सो सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो नहीं हो पाता। दोज ऑल प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू द रीजन सीरियल ऑर्डर में आप पैरेलल को नहीं बना पा रहे।
स्टूडेंट्स, आपका डेडलॉक में क्या होगा? एक एक हम छोटा सा आपके सामने एग्जांपल रखें, प्लीज सी दिस एग्जांपल आल्सो हियर। देखिए T1 के अंदर एक्स ए को लॉक किया गया है, am I right? जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसके कारण एक्स ए बनाए, एक्स ए को लॉक कर दिया। फिर उसकी थोड़ी देर बाद T2 में एक्स बी को लॉक किया। T1 में फिर हमने क्या किया, एक्स बी को लॉक किया, और T2 में फिर अगेन एक्स बी एक्स ए को लॉक कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए, अब अल्टीमेटली क्या हुआ, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। कैसे? T1 इज वेटिंग फॉर बी, T1 क्या कर रहा है, इज वेटिंग फॉर बी, एंड T2 इज वेटिंग फॉर ए, क्योंकि एक्स बी यहां पे है, फिर एक्स बी यहां पे, कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए यहां भी लॉक चल रहा है, यहां भी लॉक चल रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। कोई एक अनलॉक होगा तभी तो दूसरे को मौका मिलेगा, उसको भी लॉक लगाने का। तो T2 सोच रहा है, भैया तू T1 जो है, तू तो अपने को फ्री करा दो, जिससे क्या है, मैं अपने आप को एग्जीक्यूट करा सकता हूं। इधर T1 जो लॉक ए को लेके बैठा है, वो कह रहा है T2 का फ्री करा दो, मैं अपने आप को अनलॉक करा लूं। यानी कि T1 is waiting B and T2 is waiting for A, and both A and B are held by T1 and T2 respectively. That's why ये प्रॉब्लम आपका क्या होता है, अराइज हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉबैक। ये शेड्यूल क्या है यहाँ पे, लॉक एक्स से लॉक एक्स बी, लॉक एक्स, देखिए एक्स से एक्स बी, यहाँ पे भी एक्स बी एंड एक्स से, ये शेड्यूल आपने बना रखा है। तो ड्रॉइंग द प्रेसिडेंस ग्राफ, you may detect the loop and so deadlock is also possible। स्टूडेंट सीधी सी बात है कि ये एक्स ए को लेके बैठा है और एक्स बी का क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए T1 क्या कर रहा है, एक्स ए को लेके बैठा है और एक्स बी को चाह रहा है, जबकि जिस एक्स बी को चाह रहा है उससे पहले उस एक्स बी को T2 ने लेके बैठा है, और T2 एक्स ए को मांग कर रहा है, जो एक्स ए ऑलरेडी T1 के पास होल्ड पे है। तो स्टूडेंट्स एक लॉक स्टेज हो गया। इस स्टेज में आपका जो है इंडिफिनाइट टाइम के लिए ये कोई भी रिसोर्स को लूज नहीं कर पा रहा है, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ डेडलॉक। तो टू फेज लॉकिंग में ऑल्सो द लिमिट of concurrency that occur in a schedule because a transaction may not be able to release an item after it has used it. This may be because of the protocols and other restrictions we may put on the schedule to ensure the serializability. Student, this is the deadlock, and deadlock जहां पे हो जाता है वहां पे आपका सीरियल शेड्यूल बन ही नहीं सकता। This is the price we have to pay to ensure the serializability and other factors. Hence, it can be considered as a bargain between the concurrency and maintaining acid property। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है आपका, आप जिस रिसोर्स को आप होल्ड कर रखे हो, उस रिसोर्स को कोई दूसरा डिमांड पे है और वो सोच रहा है आप इस रिसोर्स को छोड़ दीजिए तो मैं अगले के लिए सोचूं। बट जो दूसरा जिसने इसकी मांग कर रखा है वो प्रीवियस का जो ग्रांटिंग है उसको भी फिर रिक्वेस्ट को लेके चल रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है, जो कि मैंने यहां पे दिखा रहा हूं। इस डेडलॉक से हटने का एक ही तरीका है जो मैंने बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब सर्किल जो आपका बना है ये साइकिल नहीं बन के इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो रिसोर्स को ले रहा है वो रिसोर्स प्रीवियस को नहीं लेके बाद का प्रोसेस। इसीलिए मैंने आपको एक टाइम में एक वीडियो में बताया था कि सीरियल ऑर्डर में आप रिसोर्सेस को मैनेज कीजिए, उनका ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मांग रखिए। That's why we have written that the above mentioned 2PL is called basic 2PL. To sum up, it calls conflict serializability and does not prevent cascading and rollback and deadlock। हम इनको जो है हटा नहीं सकते, और ये आपका जो ड्रॉबैक है इसके कारण सीरियल ऑर्डर में बन नहीं सकता स्टूडेंट शेड्यूल्स। और सीरियल ऑर्डर में नहीं बनेगा तो आपका जो है क्या होगा, आपका जो डेटाबेस है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में रह जाएगा। यानी कि वो डेटाबेस जो है वो आपका सही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो प्रीवियस डेटाबेस है उस डेटाबेस को लेके नई आप जनरेशन वर्क आउट नहीं कर सकते हो, और जिसके कारण आपका जो है कॉन्फ्लिक्चुअलिटी रहेगा, पैरेलल रहेगा, सीरियलाइजेबिलिटी नहीं बना सकते हो, आपको प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा।
So students, I think you have understood what are the drawbacks generated inside the two-phase lock-based protocol.